हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आदित्य सिंह और ये है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल नाइट स्टडी पॉइंट, जिसके माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं। तो अब तक प्यारे बच्चों, हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 वीडियो या 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट को, मेसोमेरिक इफेक्ट को, रेजोनेंस को देखा था। उसमें भी हमने उनके सब टॉपिक देखे थे, प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम। तो अगर आपको अब तक इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ जाके कहीं से पढ़ लीजिए या मेरे ही वीडियो को सर्च करके देख लीजिए, नाइट स्टडी पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, या कहीं और से देख लीजिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन कहते किसको है, इसका इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन किन में हो सकता है, और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन लेंगे जो नीट और जेई के हूबहू पैटर्न पे होंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को एक मजबूती मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले 2-3 चीज़ों को समझना चाहिए आपको। कि आप जनरली देखते हो कि कहते हैं हम लोग कि हाइपर हो रहे हैं। जनरल, अभी हम केमिस्ट्री को भूल जाते हैं और जनरल लाइफ में आते हैं जहाँ पे कहा जाता है हाइपर। ठीक, आप देखते होगे कि 2 लोग सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं, या अभी लखनऊ कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसी में देखिए वो लड़की क्या हो गई, हाइपर होकर लड़के को थपा 20 थप्पड़ मार दी। तो वो क्या थे, उसका माइंड का जो स्टेट था वो हाइपर था। हाइपर मतलब एक्साइटेड था कॉन्जुगेशन करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपने हाथों की एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अब तक हमने जितना भी, तो आप प्लीज़ वहाँ से आइए वापस टॉपिक पे देखते हैं। टॉपिक ये कह रहा है हाइपर मीन्स, आप कह सकते हो एक तरह से कि एक्साइटेड। ठीक, और एक्साइटेड मतलब कि आपकी एनर्जी, बॉडी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि आप कम मोशन स्टार्ट हो जाए, इंटरनल मोशन स्टार्ट हो जाए जो हमें दिखता नहीं है। तो अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, जनरल लाइफ से अगर हम पीछे आए तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह से वो वाला हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है जिसकी अभी तक हमने बात की। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है प्यारे बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन की ये टेंडेंसी बन जाती है। जनरली हमने जितने भी इफेक्ट पढ़े, आप कह लो इंडक्टिव इफेक्ट की देख लो आप, ठीक, या आप रेजोनेंस देख लो, ठीक, रेजोनेंस देख लो, या प्यारे बच्चों आप देख लो मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, मेसोमेरिक, इन तीनों इफेक्ट में हमने जो बात की थी, इसमें बात हुई थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से मूव करना। रेजोनेंस में हम देख रहे थे कि किसी भी बेंजीन रिंग की बात की है तो इसमें क्या हो रहा था, मेरा थोड़ा सा आर्ट गड़बड़ है, इनडायरेक्टली गड़बड़ नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन जब हाइपर हो जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। तो आप देखिए ऐसे कि जब बेंजीन रिंग में हम हाइपर कॉन्जुगेशन बात करते थे, इसमें बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब इसमें कहा जाता है कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। होता क्या था कि ये पाई बॉन्ड किसी इफेक्ट की वजह से टूटता था, इधर जाता था, अगर आपको रेजोनेंस याद हो। तो इसमें भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह तक, या आप कह सकते हो मूवमेंट हो रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में जब हम बात करते थे तो CH3 क्या था, प्लस आई इफेक्ट देता था, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपने वाले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरफ डिस्प्लेस कर देता था। या तीसरे वाले मेसोमेरिक इफेक्ट में भी हम क्या देखते थे, यहीं पे हम मान लो आप OH देखते, तो मेसोमेरिक में क्या होता था कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग में डाल देता था, जिससे
इसकी डेंसिटी बढ़ जाती थी। ऑलरेडी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इसको हम कहते थे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आप हर जगह देख रहे हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस की बात, हर जगह हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें डायरेक्टली बॉन्डेड पेयर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह से कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन की वो स्टेज होती है, या ऐसी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है जहाँ पे उसे कॉन्जुगेशन के लिए किसी जुड़ाव की ज़रूरत नहीं होती। समझ रहे हो आप? लखनऊ गर्ल की तरह अपने एक्साइटमेंट को उतारने के लिए किसी के गाल पे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं होती, इनडायरेक्टली आपको टच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप टच नहीं करोगे तो समझ रहे हो, आपकी स्टेज हायर होगी, और हायर स्टेज में एनर्जी का ट्रांसफ़र बिना टच किए भी हो जाता है। इसी को हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हो सकता है अब तक आपको आइडिया लग चुका हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहते किसको। तो प्यारे बच्चों, अब तक इसका इंट्रोडक्शन तो हो चुका है। अब हम इसमें जो कवर करेंगे, मार्कर जवाब दे दिया। अब हमारा टॉपिक है कि इसकी नेमिंग के लिए, प्यारे बच्चों, इसकी नेमिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन की जो नेमिंग होती है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, और इन नामों को मैं सीधे सीधे अभी बताने से अच्छा है कि मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, तो इसे छोड़ देते हैं नेमिंग को। अब देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है, जो एक्साइटमेंट है, जो एक तरह से आप कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सबसे पहले कहा जाता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कार्बोकैटायन में। ठीक, किसी भी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। पहला, इसे आप कहोगे कार्बोकैटायन। ठीक, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है फ्री रेडिकल के केस में। अगर आपको याद हो फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, तो आप याद करो, जब इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और इसके साथ जुड़ी हुई स्पेसीज या जो भी फंक्शनल ग्रुप था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, और इस कार्बन का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास रिमेन रह जाए, तो इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल। और तीसरा होता है हमारा एल्कीन। ठीक, एल्कीन की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो CH3 CH2 CH2, ठीक, 2 1 3 2 5 CH। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हो कि एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। प्यारे बच्चों, कई बुकों में दिया जाता है कि कार्बो अनायन, मतलब यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो इस केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कई जगह दिया रहता है होता है, कई जगह दिया रहता है नहीं होता है। तो हमें कोई इससे बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है, आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने से मतलब है। मेरा भी आपको बस इतना ही है कि आप उस क्रॉस कर जाओ, बाकी लाइफ में आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो हम कार्बो अनायन को पढ़ेंगे नहीं, हम देखेंगे कार्बोकैटायन को। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों चीज़ों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब समझ रहे हो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें पढ़ना ही क्यों पड़ा? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंस जो हो रहा था, जिसकी वजह से हम स्टेबिलिटी बताते थे। हम कहते थे जिस भी स्ट्रक्चर के पास जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे थ्रू रेजोनेंस, उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जिसके पास प्लस आई माइनस आई, इससे भी हमने एसिडिटी को डिसाइड किया था, स्टेबिलिटी को डिसाइड किया था। लेकिन अब बात आ रही है प्यारे बच्चों, जहाँ पे हमें बिना बॉन्ड फॉर्मेशन के समझना होगा कि एक्चुअल स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कार्बोकैटायन का अगर स्ट्रक्चर इसी का देखा जाए एल्कीन का, तो आप देखोगे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन और
एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और प्लस का मतलब एक इसके पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री या IUPAC नेमिंग ये सारी चीज़ें आती होंगी तो जनरली या हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ें तो आप समझ सकते हो कि इसका अगर कहा जाए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखोगे आप तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड है। तो sp3 इसकी अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसका शेप प्यारे बच्चों क्या होगा, पिरामिडल होता है, और इसमें देखा जाए तो इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो प्लेन में हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारा प्लेन, और प्लेन में यहाँ पे हमारा कार्बन, इससे 120 डिग्री के गैप पे ये 3 बॉन्ड है, और इसके एक ऊपर और इस प्लेन के नीचे ये हमारा p ऑर्बिटल, ठीक। और जब इसी को इससे ठीक कंबाइंड कर दिया जाता है तो इस शेप को कहा जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर। ये हम बाद की बात है, अभी आपको ये समझना है जनरली कि ये क्या है, इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे देखोगे आप तो जनरली ये भी, अगर इस ऑर्बिटल की बात की जाए तो ये एक और इनमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास बगल में क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जैक्टली होता है क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन में कि एक्साइटेड स्टेट में आकर के इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों ये डिस्प्लेस हो जाते हैं इस वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ, ठीक। और इसकी वैकेंट जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, समझ रहे हो आप, संतुष्ट कर देते हैं पूरी तरह से। कोई भी खाली जगह देखते ही हमेशा उसको सेटिस्फाइड करना चाहता है, उस जगह पे जाना चाहता है। तो यही हो रहा है प्यारे बच्चों, इसमें ये psp का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस p ऑर्बिटल को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, p वैकेंट ऑर्बिटल को। तो एक देख रहे हो आप इसमें सिग्मा, ठीक, सिग्मा और p ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसे c सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक, या इसी को कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। देख रहे हो आप, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा लेकिन उसके बाद भी इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो बिना किसी बॉन्ड के बने अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसे कहा जाएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसके कई नाम है प्यारे बच्चों, आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली जा रहा है और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमने बात कर ली कार्बोकैटायन के केस में। अब इसी के लगे हाथ आप देख लो फ्री रेडिकल के केस में। प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो सेकंड की बात कर रहे हैं हम, और फ्री रेडिकल आ गया, ठीक। तो फ्री रेडिकल का अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ मैं इस कार्बन का, तो इस कार्बन से भी वही 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और एक इसके पास p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो आप इसमें क्या होता है, यहाँ पर वही पुराना स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ, आप याद करो थोड़ा सा बैक करके, तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है और जबकि होने चाहिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी ये क्या है, स्पेसीज जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए या संतुष्ट होने के लिए आसपास देखेगी कि कोई मुझे मिल जाए, ठीक। कोई ज़्यादा टाइम तक अकेला नहीं रह सकता। जैसे आप क्लास में बैठते हो, अगल बगल देखते हो कि कोई मेरी तरफ देख दे, कोई मेरा दोस्त बन जाए, जनरली वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही। ये दोनों क्लास में अगल बगल बेंच पे बैठे हैं, अब ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 लोग हैं, कपल बैठे हुए हैं, ठीक। तो ये तो आपस में सेटिस्फाइड है, अब ये बेचारा अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील कर रहा। इसके अनसेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए ये वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े इसके पास डिस्पर्स कर देंगे, ठीक।
डिस्पर्स कर देंगे या स्प्लेस कर देंगे। तो आप कह सकते हो कि इस वजह से क्या हो जाएगा, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ गए तो जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी दिख रही वो वैकेंसी फिलअप हो जाएगी। और आप जनरली समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, इस तरह से इस कार्बन की जो वैकेंट या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी वो खत्म हो जाएगी। तो आपने देख लिया कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। और अब देख लो आप इन केस ऑफ एल्कीन। ठीक, अगर थर्ड टॉपिक की बात की जाए कि थर्ड जो हमारा था एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्यारे बच्चों अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ मैं तो इस कार्बन से जुड़े हैं हमारे पास 3 हाइड्रोजन, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब होता क्या है एग्जैक्टली इसमें कि पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक, इस बॉन्ड के टूटने से ये कहीं हाइड्रोजन चला नहीं जाता है, ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, ठीक, और ये अपना प्लस चार्ज लेके यही रुका रहेगा। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को देख के इस पर फोर्स लगाएगा इसकी मोबिलिटी की वजह से, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूटेगा। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहूँ ड्रॉ करने को, ये दो और यहाँ पे H+, देखो आप इसने डोनेट कर दिया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस C और H और इसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस चार्ज। ये देख रहे हो आप, ये इसी स्पेस में रहेगा, ठीक। तो एक बार S टूटने से ये स्ट्रक्चर बना, इसी तरह A वाला S टूटेगा तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार AS टूटेगा तो ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये तो जनरल था हमें समझने के लिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। आपको समझ में आ गया होगा इसका कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पॉसिबल है, इसके टाइम अब तक हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इसे हम जनरली पहचाने कैसे कि किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सिंपल सा है, आप चाहो तो नोट करके लिख भी सकते हो कि जिस स्ट्रक्चर की, ठीक है प्यारे बच्चों, जिस स्ट्रक्चर की जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हिंदी वाले बच्चों को कोई वो नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ या इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ, सबको मैंने मिक्स करके दोनों लोगों के लिए लिख दिया। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जिस स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हों वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, आपको इतना याद रखना है। अब समझेंगे हम कि आप पहचानोगे कैसे कि किस स्ट्रक्चर के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उनके इस कार्बोकैटायन वाले में। अब देखो आप, जनरली अब तक हमने देखा था CH3 CH2+, ठीक, मिथाइल इथाइल कार्बोकैटायन में। प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं पूछूं इस प्लस चार्ज को अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से बताना चाहोगे तो आप कहोगे कि इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए ये CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ये चार्ज सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन होता क्या है कि स्टार्टिंग में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को ही पढ़ा था तो हम बता रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, लेकिन इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप अब बताओगे एग्जैक्टली कि होती क्या है और इससे पता चलेगा। तो देखिए पहले बच्चों ध्यान से सुनिए
ये आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन या डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक, एंड हाइड्रोजन related to alpha carbon is called alpha hydrogen, अल्फा H। तो प्यारे बच्चों, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन या जितने अल्फा हाइड्रोजन उसके उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इन केस ऑफ कार्बोकैटायन आप देख रहे हो इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस 3 हाइड्रोजन की वजह से अगर कहूँ मैं इस इथाइल इथेन कार्बोकैटायन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और वो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जिसके पास जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बतानी है कि which one is मोस्ट स्टेबल, ठीक। और ऑप्शन है आपके ए है CH3 CH3 ठीक, और इसके ऊपर प्लस चार्ज। और बी की बात की जाए और कहोगे CH3 ठीक, और CH3 सॉरी CH2 2 3 CH2 प्लस। और सी ऑप्शन की बात की जाए CH3 CH2 प्लस। फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए CH3 प्लस। तो अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, ऑप्शन देख रहे हो आप, आई होप कि आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे साफ साफ। तो अगर आप देखो तो इस कार्बन के पास, पहले ऑप्शन से ही चलते हैं, इस कार्बन के पास देखा जाए तो इससे जुड़े हुए 3 कार्बन हैं, एक ये एक ये एक ये। तो इसके पास 3 अल्फा कार्बन है, 1 2 और 3। और इस 3 अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी इसकी वजह से भी इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसकी वजह से भी 3 और इसकी वजह से भी 3। तो टोटल इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, ठीक। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। आप देखो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे इस कार्बन से एक ही अल्फा कार्बन है और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आ जाओ आप यहाँ पे, आप देखो इस पे प्लस, ये देख चुके हैं हम, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसका नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर सबसे मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन ए है ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको आइडिया लग चुका होगा
कि कार्बोकैटायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे पहचानते हैं, या इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड में कैसे पहचानते हैं। सेम यही होता है प्यारे बच्चों जो दूसरा था हमारा फ्री रेडिकल के केस में। फ्री रेडिकल के केस में भी सेम ही थॉट्स चलती है। जैसे मान लो आप CH3 CH2 फ्री रेडिकल, तो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है या जिस कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का नोटेशन है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा, यानी ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे जुड़े हुए कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इन 3 हाइड्रोजन की वजह से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक। और इन केस ऑफ एल्कीन लगे हाथों भी देख लेते हैं पहले बच्चों, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। आप देखो एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड की वजह से ही इसका नाम एल्कीन हुआ है। तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, यानी ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन उसके इतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी प्यारे बच्चों। और आपने देखा था इसमें एक एक हाइड्रोजन टूट रहा था बारी बारी, और कैसे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉन्ड या सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया लग चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा इन तीनों में, कि आप पहचानोगे कैसे जनरली किसी स्ट्रक्चर को देख के, और जानोगे कैसे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जनरली केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके जनरल लगभग मैक्सिमम थॉट्स हमारी प्रैक्टिकली आती है। तो अगर जो चीज़ प्रैक्टिकली समझी जाए तो हम एग्ज़ाम में तो बैठेंगे नहीं लेकर के, लैब में जाएंगे नहीं। तो जनरली हमें देख के पता लगाना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी स्पेसी ज़्यादा एसिडिक है। तो इन चीज़ों के लिए हमने GOC1 आया, और GOC1 में ये आज हम पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने क्लियर कर लिया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, और हाइपर कॉन्जुगेशन कहते किसे हैं, और इसके क्वेश्चन भी आइडिया लग चुका होगा आपको कार्बोकैटायन की तरह से। और उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे बुकों में जाके आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक। आपको बताना है, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो आप CH डबल बॉन्ड CH 2 1 3, ठीक, सॉरी CH3 और ये भी CH3 ये ऑप्शन 1, CH3 C डबल बॉन्ड CH 3 हो गए, या CH3 और H। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इन एल्कीन में, तो आई होप कि आपको आइडिया लग चुका हो। अगर नहीं लगा है तो 2 मिनट पॉज करके वीडियो को आप सोचिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो प्यारे बच्चों आप देखो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। तो ये दोनों क्या है, हमारे जनरल कार्बन, हेड कार्बन, और इस हेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन हमारे अल्फा कार्बन हो गए। तो यहाँ पे 4 अल्फा कार्बन हो, आप देख रहे हो, और इन चारों अल्फा कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। मतलब इसके टोटल 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे।
सेकेंड ऑप्शन में बात की जाए तो इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 3 अल्फा कार्बन है और इन अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि 1 ज़्यादा स्टेबल होगा 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो तुमसे पूछे गए एग्जाम में। तो ये प्यारे बच्चों IIT JEE 2006 का एक क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था, उस टाइम पर रिटन एग्ज़ाम होता था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। 2 ऑप्शन थे A और B करके, और दोनों में आपको जनरली बताना था कि इनके कितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो पहला क्वेश्चन था CH2 CH 2 CH2 2 1 3 फ्री रेडिकल। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन था आपका CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 1 3 4, यहाँ पर है CH3। तो पॉज करिए वीडियो को और 1 मिनट में खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि IIT का क्वेश्चन आपसे बन रहा कि नहीं। 1 2 3 4, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये क्या है, अल्फा कार्बन, सॉरी हेड कार्बन, यही है हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हम ढूंढेंगे अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे देखो आप, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन जो हैं ये दोनों हेड कार्बन है। ठीक, अब इनके रिस्पेक्ट में जो इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन है वो अल्फा कार्बन। तो आप देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन है। तो ये दोनों हो गए आपके अल्फा कार्बन। और देखोगे आप तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जिसके पास जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। तो आप बता सकते हो कि कितने किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। और आपसे जनरली इसमें पूछा गया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और अगर हमने जेई वालों को देख लिया तो अब नीट वालों को क्यों छोड़ दिया जाए। ठीक, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे नीट का हो बच्चा, चाहे जेई का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा। ठीक, सारे बच्चे एक हैं। तो प्यारे बच्चों उसी में हम नीट का एक क्वेश्चन लेते हैं। नीट, जब ये उस टाइम क्वेश्चन है जब AIPMT होती थी, तो एग्जैक्टली AIPMT का क्वेश्चन है। और उसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था प्यारे बच्चों, कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन का जिक्र नहीं था और शायद बच्चों के माइंड में आया भी नहीं। ठीक, तो इसमें जनरली पूछा गया था, अब देखो क्वेश्चन आइडिया ले जाएगा आपको। CH3 प्लस CH ठीक, ए ऑप्शन था हमारा, बी में था हमारा इसमें कुछ ऑप्शन में गलती हो रही है, यही था बस इतना है। ठीक, एक था CH3 का पॉइंट वाइज CH CH2 प्लस
2 3 1 4 2 1 3, ठीक। और सी ऑप्शन था हमारा CH3 CH2 प्लस। चौथा ऑप्शन था हमारा CH3 प्लस। अब इसमें पूछा गया था, ऑर्डर बताना था आपको कि कौन सा कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको सबसे पहले, और जो सबसे वीक होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उसे सबसे लास्ट में। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और सॉल्व करिए। 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इसका आंसर करता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, और इनसे जुड़े हुए स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। यहाँ पे देखोगे आप तो प्लस इससे एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाओगे। यहाँ पे देखोगे आप तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए के बाद आएगा आपका सी, और सी के बाद आएगा बी, और फिर डी, या आपका लो 1 3 2 और 4। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको कुछ आपने यहाँ पे सीखा होगा। अगर सीखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ जाके उसे अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए, और इस चैनल की ग्रोथ में अपना योगदान दीजिए। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।